29 जुलाई 2020, जी हाँ, यही वो दिन था जब भारत को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मिली। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से आई है, तब से अलग अलग विश्वविद्यालयों ने यह प्रयास किया है कि इसका कैसे क्रियान्वयन किया जा सके। आज हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जब इस नीति को आए हुए लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हर विश्वविद्यालय ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने भी बहुत प्रयास किए। इसमें कई बैठकें भी की, कई वर्कशॉप्स किए, कई आयोजन किए, कई सेमिनार किए, कई एक्सपर्ट्स को बुलाया और उसका निचोड़ ये निकला कि आज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एनईपी के क्रियान्वयन के चौथे वर्ष में है। जी हाँ, चौथा वर्ष। इसका मतलब है कि हमारे छात्र, जो एनईपी कहती है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसमें हमारे छात्र आ चुके हैं। आज ये आवश्यक है कि हम जानें कि इस पूरी नीति को हम पूरी तरह से कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों ने इस पर बहुत काम किया है, लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने एक छोटा सा और एक नया प्रयास किया है। इस नए प्रयास में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा के लिए ख़ास तौर पर कहती है, जो 11 एट्रीब्यूट्स हैं, उन पर आधारित ये एक 10 वीडियोस की एक सीरीज़ का एक निर्माण हमारे ही विश्वविद्यालय के EMMRC स्टूडियो ने किया है। और इन वीडियोस के माध्यम से हमने छात्रों के बारे में भी चर्चा की है, हमने शिक्षकों के बारे में भी चर्चा की है, हमने गवर्नेंस के बारे में भी हमने कुछ चर्चा की है, इक्विटी एंड इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की भी चर्चा की है, भाषाओं के बारे में भी चर्चा की है। और हर शिक्षक को पुस्तक लिखने और पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा अभी जब ज्ञान कुंभ में 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया था और अभी 5 वर्ष पूरे होने पर हमारे शिक्षकों द्वारा ही 12 पुस्तकें फिर आने वाली हैं। मुझे पूरी आशा है कि शिक्षा नीति के अलग अलग पहलुओं पर जो चर्चा की गई है वो समस्त हमारे देशवासियों के लिए, समस्त शिक्षकों के लिए बहुत लाभकारी होगी। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं या जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, ये बाइलिंगुअल हैं, कुछ इंग्लिश में हैं और कुछ हिंदी में हैं, जिससे कि पूरे देश में इनका उपयोग किया जा सके। आज आईटी को लेकर हम कैसे पूरे शिक्षा में एक बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्या क्या शिक्षा जगत में बदलाव होने चाहिए और कैसे अलग अलग शिक्षण संस्थाएं अपने लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर सकेंगे, इसके बारे में अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग शिक्षकों के साथ एक ये चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि इन वीडियो के माध्यम से हमारी जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं वो अवश्य ही लाभान्वित होंगे और आगे आने वाले समय में जो भी कमियां रह गई हैं इसके क्रियान्वयन में, उनको पूरा करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को इन 5 वर्ष पूरे होने पर बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आप जिस मिशन पर लगे हुए हैं उसमें अवश्य ही सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, EMRC के स्टूडियो में दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि NEP के तहत इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन पर आधारित है। और आज इस चर्चा सत्र का विषय है इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। और विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है,
की कुलगुरु प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैडम पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से जो उच्च शिक्षा संस्थानों का उन्नयन और उनके विकास कार्य है उनसे जुड़ी हुई हैं और अपनी कार्यशैली और अनेक उपलब्धियों से आपको अनेकों बार विशिष्ट सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपकी प्रशासनिक कार्यशैली, बहुत ही उत्तम कोटि का मार्गदर्शन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के कारण ही डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एनईपी इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है वो पूरे देश में अपने अग्रणी भूमिका में है और ये दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, जो कि आज हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, उनका हम पुनः इस विशेष चर्चा में हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैडम, जो एनईपी के तहत रीस्ट्रक्चरिंग की हम जो बात करते हैं, इसमें पूरा देश जानना चाहता है कि किस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन होंगे और किस तरीके से ये शिक्षा के स्तर को प्रभावित करेगा। तो आपसे पहला प्रश्न ये है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है मैडम, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, ये क्या है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या आवश्यकता है? जब भी हम शिक्षा को एक स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं, हम इस समय हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं, तो जब एनईपी 2020 आई तो सबसे पहले ये सवाल उठा कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं। तो इस दिशा में एनईपी ये कहती है कि हम मल्टीडिसिप्लिनरी हम एजुकेशंस खोलें, हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ खोलें, हम यूनिटरी इंस्टीट्यूशंस खोलें और इस तरह से हम इन विश्वविद्यालयों को, ये अलग अलग कैटेगरी के विश्वविद्यालय हैं, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सक्षम हैं अपने आप में डिग्री देने के लिए, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, या और भी सही तरीके से कहें तो उनको डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है। हमने उनको माना कि वो यूनिवर्सिटी के बराबर हैं। दूसरे मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़, तो इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ में हियर वी आर ट्राइंग टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलर कोर्सेज जो कि एक विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा सकते हैं। और यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो जैसे एक यूनिट के तौर पर एक काम करती हैं और वो एजुकेशन को इम्पार्ट करती हैं। तो सबसे पहले एनईपी ये कहती है कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी को कैटेगराइज करना पड़ेगा और इस तरह से ऑटोनोमी में भी हम जाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम हर इंस्टीट्यूशन को सक्षम बना दें कि वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट या ऑटोनोमी के आधार पर वो काम कर सके। तो इन दो कंसेप्ट्स के आधार पर एनईपी आगे बढ़ रही है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसोलिडेट देम। हम देखें कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारी जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या डिग्री अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो किस तरह का एक यूनिट है, जिससे कि हमारे छात्र उसी दिशा में जाएं, वहीं पर एडमिशन्स लें। जी मैडम, एक और प्रावधान है एनईपी में कि जो मल्टी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी और डिफरेंट तरीके के हायर एजुकेशन क्लस्टर्स जो बनेंगे, तो इनका जो पूरा जो संरचना है एजुकेशन सिस्टम की, उस पर क्या असर पड़ेगा? उसमें मुझे लगता है कि क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में हर तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट कि हमारी सुविधाएं हो जाएं, लेकिन जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशंस की बात करते हैं तो किसी एक इंस्टीट्यूट में मान लीजिए कोई फैसिलिटी है, दूसरे में दूसरी है, तीसरे में तीसरी है। आप खुद एक साइंटिस्ट हैं, आप जानते हैं कि व्हेन यू डू एक्सपेरिमेंट सारे आपको इक्विपमेंट्स एक जगह नहीं मिलते हैं। तो हम अगर मल्टीडिसिप्लिनरी ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो हम इनमें अलग अलग तरह की सुविधाएं हम लेकर MOUs के माध्यम से भी नाउ यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोग्रेसिंग वो कर लेते हैं। और जहाँ तक क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ का सवाल है, तो क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा। तो एक बंच में हम एक यूनिवर्सिटीज़ को, हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को हम कर लें, जिससे कि द स्टूडेंट्स और द टीचर्स हु आर वर्किंग देयर या हु आर स्टडिंग देयर, उनको उसका लाभ मिल सके। तो ये कंसेप्ट भी एक एनईपी के माध्यम से एक नया आया है। तो इसका मतलब जो ये ग्रुप बनेगा क्लस्टर, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की बेस पर होगा। जी हाँ, ताकि स्टूडेंट को उसको फ़ायदा हो। जी जी बिल्कुल। जी मैडम, क्रॉस डिसिप्लिनरी जिसकी हम बात कर रहे थे और मल्टी डिसिप्लिनरी और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, इनको यदि हम
कंपैरेटिव दृष्टिकोण से देखें तो ये राष्ट्र निर्माण में किस तरीके से अपना योगदान कर सकते हैं? ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। जी। मल्टी डिसिप्लिनरी की तो हम लोग अभी जी, चर्चा हाँ जी, कर ही हाँ रहे जी, थे। आई मैडम। थिंक दैट जी। कंसेप्ट इज क्लियर। जी। लेकिन जब क्रॉस डिसिप्लिनरी जी। हम करते हैं तो कहते हैं ना कि एक लेंस से दो चीज़ को देख लेना। तो इट इज़ दैट कंसेप्ट दैट वी ट्राई टू सी टू इंस्टीट्यूशंस थ्रू वन लेंस, और उसमें मिक्सिंग अप हो जाती है, जबकि मल्टी डिसिप्लिनरी में मिक्सिंग नहीं होती है। जी। और ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी में देर इज़ अ पार्टीशन और अ Okay, डिवीजन, जी। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस Cross डिस्ट्रीब्यूशन distribution. देन यू आर सीइंग थ्रू द सेम लेंस एंड वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ वन इंस्टीट्यूशन टू द अदर। जी। तो इस तरह से ये एक कंसेप्ट है। और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि बिल्कुल ही अलग अलग, जैसे आज आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की इसकी यूनिवर्सिटीज़ बन गई, चाहे वो स्किल की बनी हो, चाहे रक्षा यूनिवर्सिटी बनी हो, तो दे आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, और वो इस तरह से वो काम इसका करती मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस डिसिप्लिनरी है, जी। देयर इज प्रोविजन टू क्रॉस सर्टेन एकेडमिक बाउंड्रीज। हैं। राइट, नॉट क्रॉस, आई वुड से मिक्सिंग अप। मिक्सिंग अप, ओके। मिक्सिंग अप, वी कैन टेक द बेस्ट ऑफ टू यूनिवर्सिटीज एंड वी कैन गो अहेड। फॉर द बेनिफिट ऑफ एकेडमिक्स। राइट राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविज़न है मैडम एनईपी में ये। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में मैडम अनेक तरह के विश्वविद्यालय प्रचलन में हैं, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी, जी, जी। और भी अनेक नाम हमें सुनते रहते हैं। जी जी। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है उसके तारतम्य में आपका क्या विचार है मैडम? ये नॉमेनक्लेचर जैसे शुरू में भी हमने चर्चा की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की हमने बात की, और जहाँ तक एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये एफिलेटेड मतलब कि इनके साथ कॉलेजेस अटैच रहते हैं। तो द डिग्री अवॉर्डिंग इज़ द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। वो पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज़ उनको गवर्न करती हैं। एफिलिएशन मीन्स दैट दे विल बी गवर्न बाय अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से ये एफिलिएशन का कंसेप्ट है। और अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़, आई फील दैट दे आर ओनली मेंट टू ओरिएंट द स्टूडेंट्स, टू ओरिएंट देम टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकेडमिक्स। और एक ये सिस्टम है कि जैसे अगर हम एफिलिएशन का बात करें तो वो एक सिस्टम है, और जिस सिस्टम में छात्र हमारे कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी ले सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है उसमें तो कॉलेजेस भी एफिलेटेड हैं, और जो यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द CUs दे आर कमिंग, लेकिन अपनी भी यूनिवर्सिटी कुछ हैं कॉलेजेस, वो एक अलग थोड़ा सा इशू है। बट देन दीज यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ दे हैव देयर ओन सॉलिड कैंपस, और वो अपने वहीं से अपने आप को ओरिएंट करती हैं। जी मैडम, जो रिस्ट्रक्चरिंग होगा और कंसोलिडेशन होगा, इस दौरान कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आएंगे, तो इनका समाधान किस वे में किया जाएगा? मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने उसको बहुत नाजुक चीज़ को आपने छू लिया है। क्योंकि हम विचार तो बहुत कर लेते हैं कि हम डीम बनाएंगे यूनिवर्सिटी, हम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, हम मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बट देन गवर्नेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि अगर हमारी लीडरशिप या गवर्नेंस उनको ठीक से डायरेक्शन देने में सक्षम नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन सभी इनिशिएटिव्स को लेने से पहले हमें अपना गवर्नेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे कि वी आर एबल टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन। अब आप NEP के इम्प्लीमेंटेशन, लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। अगर हम NEP के इम्प्लीमेंटेशन को ही देख लें तो आप देखेंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हैं, कुछ मॉडरेट कर पा रही हैं, और कुछ बहुत अच्छा कर रही हैं। तो इसमें गवर्नेंस और लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द बेटर यू आर एबल टू मॉनिटर और टू गिव प्रॉपर गवर्नेंस, द बेटर यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। तो इसी तरह से ये जो प्रावधान दिया गया है कि अलग अलग तरह के एजुकेशन सिस्टम्स और कंसोलिडेशन ऑफ दीज एजुकेशन सिस्टम्स, इसमें हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ का और गवर्नेंस का और लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैडम, चूँकि विश्वविद्यालय, शोध और शिक्षा ये दोनों के सर्वश्रेष्ठ केंद्र माने जाते हैं, और हम जानते हैं कि विश्व में जितनी भी जो कटिंग एज रिसर्च आई है वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों से निकल के आई है। जी। तो NEP के तहत इन विश्वविद्यालयों को एक तो उत्कृष्ट शोध केंद्र या विशिष्ट शिक्षा का केंद्र हम कैसे स्थापित कर पाएंगे आपके दृष्टिकोण से? देखिए, NEP का तो मकसद ही ये है कि हम उत्कृष्ट शोध केंद्र और उत्कृष्ट शिक्षा की दिशा में हम आगे बढ़ें। हाँ जी। और जो भी हम पहलू इसमें अध्ययन करते हैं या हम करने जा रहे हैं, वो इसीलिए है कि हम कैसे रिसर्च को अपना एक्सेल करें या एजुकेशन में हम एक्सेल करें। हाँ जी। तो जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को ले लें या क्लस्टर्स को ले लें, तो इनमें यही मकसद है कि हम शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस,
कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अच्छा काम हो रहा है उनको यदि हम पिकअप करेंगे तो डेफिनेटली, चाहे वो रिसर्च हो और चाहे वो शिक्षा हो। रिसर्च एक पहलू है हाँ जी। जिसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आपने भी कई MOUs भी किए और यूनिवर्सिटी हाँ से जी। नेशनल इंटरनेशनल एंड हाउ टू गो अहेड विद इट। एंड विथ रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन सिस्टम, हम अगर शिक्षा की बात करें तो उसमें करिकुलम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और हम यदि NEP को आगे हम ले जाना चाहेंगे तो हमें अपने करिकुलम पर भी बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो NEP कहती है, अभी हम इतना डिटेल में जी। नहीं डिस्कस कर रहे जी, हैं, जी। वी कैन गो इनटू हाँ द जी, डेप्थ जी, जी। कि जितने भी आयाम हैं इस NEP के, तो ये करिकुलम के माध्यम से हमें छात्रों को ले जाना है। जी। और मैं एक सेक्टर जिसको हमेशा मैं नाम लेती हूँ और अब भी मैं लेना चाहूँगी जी। कि हम कुछ भी चीज़ सोच लें या कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें तो उसमें शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बिल्कुल। हमारे जितने भी शिक्षक, ये हमें भूल जाना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर बिल्कुल। है, डायरेक्टर है, किसी पद पर है या नहीं, इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। यदि हमें NEP के इम्प्लीमेंटेशन को करना है तो हमें सभी को साथ मिलकर इस सिस्टम को चेंज करना होगा। मैडम, NEP ग्रेडेड ऑटोनॉमी की भी बात करती है, जी तो आपके नज़रिए से जो एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी है जी, वो शिक्षा के स्तर पे क्या प्रभाव डाल सकती है? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रयास है और जी। मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता था जी। कि भारत एक इतना बड़ा देश है और आपको मालूम है 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जिस देश में चल रही हैं, जी। तो उनका कैलिबर भी सबका अलग अलग ही है। छोटे कंट्रीज़ की हाँ बात जी। छोड़ दीजिए, उन्होंने यूनिफॉर्मिटी कर बिल्कुल। ली, बट इन अ कंट्री लाइक आवर्स जहाँ पर इतनी वैरायटी है यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनकी क्वालिटी भी अलग अलग है। और हम सभी जानते हैं कि आजकल रैंकिंग हो रही है, ग्रेडिंग हो रही है, जी। जिससे हमें पता चल रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ ठीक ठीक कर रही हैं, जी। कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही हैं। ब्रॉडली ये 3 कैटेगरीज तो बिल्कुल। हैं ही। बिल्कुल। तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम क्या और ऑटोनॉमी दे दें, या जी। मिडिल वाली जो है उनको ताकि वो क्या और दें। अच्छा कर पाएं। जी। जी। तो अगर हमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे नियम होते हैं उनमें हम इतना फंस जाते हैं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल एंड द टाइम यू गिव ऑटोनॉमी टू एन इंस्टीट्यूशन, उसे फ्रीडम है। जी। मैं कोई भी कोर्स खोलूँ, मैं ऑनलाइन कोर्स करूँ, मैं इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर जाऊँ, जी। मैं अपनी रैंकिंग को आगे बढ़ाऊँ, उसके लिए मुझे कुछ भी प्रयास करने पड़े, तो उसमें मुझे लगता है रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो इस तरह से जो अभी किया गया है इस पॉलिसी के तहत, जी। वी हैव दिस ग्रेडेड ऑटोनॉमी। और जी। इसमें NAC के आधार पर कि इफ़ यू हैव A++ तो आपको कैटेगरी 1 में रखा जाता है, A+ हैं आप 2 में रखा जाता जी। है। तो इस तरह से ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्रीडम दी गई है इन इंस्टीट्यूट्स को। जी। तो इसीलिए एक हर इंस्टीट्यूट को भी ये लगता है कि हम क्यों, बिकॉज द क्वेश्चन ऑफन कम्स कि हम व्हाई शुड वी गो फॉर ग्रेडिंग। तो ये भी एक उसका फ़ायदा है कि अगर आप अच्छी ग्रेडिंग लाते हैं तो आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, आपको फ्रीडम मिलेगी। और आप जानते हैं हर जी, जी। इंसान चाहता है कि मुझे फ्रीडम मिले काम और जो करने अच्छा करेंगे उनको और अपॉर्चुनिटी उनको और मिलेगी, opportunities मल्टीपल। मिलेंगी। जी, जी। बिल्कुल। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैडम, और उसका NEP में भी जिक्र है। जी NEP में कहा गया है कि हर ज़िले में जी एक मल्टी डिसिप्लिनरी Right. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा। जी जी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, कब तक हम इसे कर पाएंगे और इसका शिक्षा के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला जो आपका कंसर्न है कि जी। हम कैसे इसको कर पाएंगे, जी। ये मुझे देखिए विचार तो बहुत अच्छा है हाँ NEP जी, में जी। कि हमारे जितने छोटे यूनिट्स हों उनको मैनेज करना ऑब्वियसली इट इज़ गुड, बट इसको करने से पहले हमें अपने रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा, क्योंकि दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जी। एक तो है हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कितने क्लासरूम हैं, हाँ कितने जी। इक्विपमेंट्स में हैं, कैसी लेबोरेटरीज़ हैं। दूसरा हमारे पास टीचर्स कितने हैं, और इतने हैं टीचर्स या नहीं कि जो ये क्लासेस ले सकेंगे। और तीसरा एक और मैं ऐड करना जी, चाहूँगी, दैट इज़ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। तो अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास प्रॉपर टीचर्स नहीं हैं, तो जब हम ये स्प्लिट अप करेंगे तो दीज यूनिट्स दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस स्टेज पर जाएं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जी। क्योंकि हमारे बहुत से छात्र दूर नहीं जाकर पढ़ पाते हैं। जी। आप देखते हैं स्पेशली जो गांव में हमारे बच्चे हैं वो अपना गांव या सबसे पास के शहर में ही जाना पसंद करते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, मतलब फैमिली की भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, मॉनिटरी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कारण भी हो हैं सकते हैं। जी, जी। वो दूर नहीं जाना चाहते। तो यदि इस तरह का एक प्रावधान हो जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है, वो जी। कोई भी तरह की पढ़ाई कर सकता है, जी। तो ये एक बहुत अच्छा संकल्प है
लेकिन इसके लिए हमें अभी काफ़ी तैयारी करनी होगी, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम इसको क्रियान्वयन कर सकें और जी। हमारे छात्रों को उसी डिस्ट्रिक्ट में आगे पढ़ने का भी एक अवसर मिल सके। जी मैडम, हम जानते हैं कि हमारे देश में ODL जो है, जी, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, तो ये जो हम रिस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन करेंगे, तो इनका ODL और जो लर्निंग प्रोग्राम है ऑनलाइन, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है ये जो ओपन लर्निंग सिस्टम है जी। या डिस्टेंस लर्निंग है, तो इसमें हम ज़्यादा छात्रों को कैप्चर कर सकेंगे। तो अच्छा। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे छात्र मान लीजिए दूर जगह नहीं जा पाते हैं जी। या अपनी चॉइस का कोर्स नहीं ले पाते हैं, जी। तो दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि हम इस माध्यम से वी कैन हैव अ बेटर कैचमेंट। और दूसरा हम ये भी बात कर रहे हैं जिसको अभी तक हमने नहीं टच किया, जी। कि हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अपना बढ़ाना जी, है। मेरा अगला प्रश्न उसी से अच्छा, संबंधित। अच्छा, जी चलिए मैंने शायद पहले आपके हाँ जी, हाँ जी। प्रश्न का जवाब दे दिया। जी, तो जी। वो यही है कि अगर हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अपना बढ़ाना है तो वी हैव टू रीच द मासेस। Yes. तो अगर मासेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ सकते हैं तो एजुकेशन उनके पास चली जाए। बिल्कुल। तो ये एक इसी तरह का प्रावधान है कि हमारे छात्र छात्राएं कहीं पर भी रहकर और इस सिस्टम से जुड़ सकते हैं, और अलग अलग तरह के कोर्सेज आप जानते हैं, वी हैव ओपन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, और इसको आगे ले जा रहे हैं, प्रोवाइडेड हम प्रॉपर इनका अप्रूवल ले लें और अच्छी तरह से इन कोर्सेज को चला सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर एजुकेशन का GR है, जी, इसका इस पूरे जो जितना परिवर्तन होगा उससे काफ़ी प्रभावित करेगा, और मुझे लगता है कि आपके नज़रिए से भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हम अपना GR को बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा देखिए 2040 तक, ये जो हमारी NEP कहती है कि 2040 तक हम पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प कर लें। हाँ जी। तो हमें सबसे पहले तो हर छात्र को हमारी शिक्षा मिले, इसको हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो यदि हम इस तरह के, जो हमने पहले भी चर्चा की कि अलग अलग तरह के हम इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे और शिक्षा हम कैसे देंगे, तो उसी के आगे चल के हमें ऑनलाइन सिस्टम पर भी हमें जाना पड़ेगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के पर भी जाना पड़ेगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमारा हर छात्र शिक्षित हो सके। मैडम, ये जो पूरे बदलाव होंगे, जी, चूँकि ये अमूलचूल परिवर्तन होगा पूरे संरचना जो है एजुकेशन सिस्टम की, तो जो भारतीय शिक्षा है ये काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड और बहुत ही वेल एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा के स्तर में आपकी दृष्टि से क्या मतलब अफेक्ट हो सकता है? हमने जो अभी सब चर्चा की, मुझे लगता है कि यदि हम सबको पूल अप कर लें और हम इस पे सक्षम हो जाएं कि हमारे पास अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन हमें मिल गया, हर छात्र को हमने शिक्षा दे दी, तो अगर ऐसा हो गया, ये हमारा सपना है कि हम NEP के माध्यम से इसको पूरा कर सकते हैं। तो यदि हम इसको पूरा कर लेंगे, तब जो आप सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, तो जब हम खुद सक्षम हो जाएंगे और हमारा शिक्षा का लेवल उस हद तक पहुंच जाएगा, तो ऑब्वियसली हम और देशों के कंपैरिजन में हम compete कर पाएंगे, और शिक्षा के स्तर पर जब इंटरनेशनल लेवल की रैंकिंग होगी, तब हम भी बहुत ऊंचे स्तर पर होंगे और अच्छी रैंकिंग भी हम ला पाएंगे। जी, मुझे लगता है मैडम जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकल नॉलेज है, इसका भी एक स्कोप है NEP में, कि हमारी जो विरासत है वो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा के माध्यम से और ज़्यादा जानी पहचानी उसको तो हम गहराइयों में यदि जाएं तो हमें काफ़ी लंबी हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है या था पूर्व में, जिसको हम बीच में थोड़ा सा भटक गए थे, NEP के माध्यम से हम फिर उस दिशा में जा रहे हैं, और हम अपने मूल्यों की बात कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, और अपने जो धरोहर है भारत की, उसको भी संजोने की बात कर रहे हैं। तो यदि हम ये सब कर पाए, तो शिक्षा तो अलग, वो तो हर देश कर रहा है, उसके साथ साथ ये मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे जितने धरोहर हैं, वी हैव अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज इन आवर कंट्री। तो हम इस तरह से हम मुझे लगता है पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना पाएंगे। वी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और जो देश अपने सिर्फ शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं या उनके मूल्य इतने गहरे नहीं हैं, उनसे हम कहीं आगे निकल जाएंगे। जी, तो दर्शकों, हम इस समय अपने इस चर्चा सत्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, और हम अब मैडम से जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए और जो हमारे देशवासी, जो इनका उच्च शिक्षा से काफ़ी बड़ा गहरा सरोकार है,
उनके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा है और जो शिक्षा के प्रति हमारी पूर्व में उदासीनता रही है या हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं, NEP 2020 के माध्यम से जब हम ये विचार कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे, अलग अलग कोर्सेज हमारे लिए उपलब्ध करेंगे, तो हमें इस समय इस मौके का फ़ायदा उठाना है और हमें बहुत ही अवेयर रहना है कि कहाँ ये यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ को भी इन प्राविधानों के अंतर्गत अपने आप का स्तर को और ऊंचा उठाना है, अपने आप को विजिबल करना है, अपने छात्रों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। और मुझे पूरी आशा है कि हम इस तरह के प्राविधान से जो NEP ने हमें दिया है, हम शिक्षा के जगत में अवश्य आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले समय में जब तक का टारगेट है 2040 तक हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। हमारा शिक्षा का पूरा ढांचा बदला हुआ होगा और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग ही अपनी पहचान बना पाएंगे। तो दर्शकों, आज के इस चर्चा सत्र में हमारे साथ ही सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमें बहुत सारी NEP की जानकारियाँ साझा की और बहुत ही सारगर्भित तरीके से उन्होंने बहुत सारे हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए।